गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आनंद सिंह यूट्यूब के इस प्लेटफार्म पे आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग का स्पॉटिंग और कॉमन एरर्स की श्रृंखला चल रही है, लगातार 5-6 दिनों से चल रही है और इसे जारी रखते हुए आज एक बार फिर कॉमन एरर्स, स्पॉटिंग एरर्स मतलब ग्रामर में जो एरर हैं, आपके सिलेबस में जो ग्रामर है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है एक बार डिस्कस करने के लिए फिर आपके सामने आइए एक एक क्वेश्चन करके हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है इसमें करना क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये 4 या 5 पार्ट में डिवाइड है। जैसे A, B, C, D ये 4 पार्ट में डिवाइड है। किसी एक पार्ट में गलती है और किसी और गलती नहीं भी हो सकती है। यदि गलती है, जिस पार्ट में गलती है, एग्जाम्पल के लिए मानिए B पार्ट में गलती है तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो B होगा और वहाँ पे आपको सही करना है कि यहाँ पे आखिर में क्या मैं पुट करूँगा कि वो सेंटेंस सही हो जाए। यदि नहीं एरर है तो आपका D है। तो आइए अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन, टू गिल्ड चाइना पोट्री ए पेंट इज मेड विथ गोल्ड पाउडर एंड अप्लाइंग विथ अ ब्रश। ठीक है, थोड़ा समय आपके लिए, इसको सोचिए, समझिए और करने का प्रयास करिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। इसमें अगर यदि मैं स्टूडेंट होता और ग्रामर की समझ होती तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो पार्ट है, इसके पार्ट सी में एरर है। यहाँ पे अप्लाइंग की जगह पे APPLIED अप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है, अब रीज़न समझने का प्रयास करें। पहली चीज़ है, यहाँ पे समझिए ये चाइना, इस सेंस समझिए पहले। टू गिल्ड चाइना पोट्री मतलब गिल्ड मतलब क्या होता है, पेपर और पेन लेके बैठिए, जो वर्ड आए वोकैब आए उनको नोट करते जाइए। गिल्ड मतलब होता है चमकाना, ठीक है, और पोट्री मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। ठीक है, टू गिल्ड मतलब टू गिल्ड चमकाने के लिए, किसको, चाइना के मिट्टी के बर्तन को चमकाने के लिए। अ पेंट जो है इज मेड विथ बना हुआ है, किससे, गोल्ड पाउडर से, सोने के पाउडर से बना हुआ है। एंड अप्लाइड विथ ब्रश, और क्या होता है, अप्लाई किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है किसके साथ, ब्रश के साथ। ठीक है, अब यहाँ समझिए ये पेंट है, यहाँ पे जो पेंट है वो एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, अ पेंट इज मेड विथ गोल्ड मतलब कौन बना हुआ है, पेंट। तो उसके लिए ये जो वर्ब आई है, ये वर्ब आई है, उसके बाद वर्ब के साथ क्या हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, V3 का यूज हुआ है, इज मेड विथ अ गोल्ड पाउडर, V3 का यूज हुआ है। ठीक है, एंड अप्लाइड, यदि आपको एंड से जोड़ना है भाई, यहाँ पे सब्जेक्ट अ पेंट किस पेंट के बारे में ही तो कहा जा रहा है, वो गोल्ड पाउडर से बना हुआ है और किसके द्वारा अप्लाई किया जाता है, ब्रश के द्वारा। तो ये पेंट के बारे में किया जाता है। तो अ पेंट इज क्या है, इज सब्जेक्ट है, किसका सब्जेक्ट है, मेड का भी सब्जेक्ट है और अप्लाइड का भी सब्जेक्ट है। आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, जैसे इसको लिखना हो दूसरे तरीके से, अ पेंट इज मेड विथ गोल्ड पाउडर, एक सेंटेंस ये हो गया। आप ऐसे लिख सकते हो, अ पेंट इज अप्लाइड विथ अ ब्रश। यदि आप अ पेंट इज को कॉमन ले लेंगे तो मेड विथ अ गोल्ड पाउडर एंड अप्लाइड विथ अ ब्रश, यही तो आएगा। तो अ पेंट इज मेड, यदि ये पेंट इज मेड करोगे तो अ पेंट इज अप्लाइड भी करोगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अप्लाइंग के बदले अप्लाइड का यूज़ होगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन December 2, 1927 द मॉडल अफोर्ड हु कॉस्ट $385 वाज इंट्रोड्यूस्ड। नो एरर, थोड़ा टाइम आपके लिए, इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इसके जो पार्ट में एरर है वो इसके पार्ट बी में एरर है। यहाँ हु के बदले
विच हो जाएगा। अब यहाँ पे बस इतना समझिए आप, हु और विच का कॉन्सेप्ट समझिए। हु क्या होता है, हु लिविंग थिंग्स के लिए आता है, लिविंग थिंग्स के लिए आता है, पर्सन के लिए आता है हु, और विच किसके लिए आता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है। अब जरा आप समझिए, और यहाँ पे विच जो है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन काम कर रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है ऐसा प्रोनाउन जो अपने पहले आए हुए नाउन के बारे में आगे इन्फॉर्मेशन डिलीवर करता है। ठीक है। अब द मॉडल ऑफ फोर्ट, ये एक जो है वस्तु का नाम है, कोई गाड़ी है, ठीक है, कोई मॉडल है, मतलब कोई वस्तु है, कोई थिंग है, ठीक, उसके बारे में क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा है कि उसका जो कॉस्ट है वो कितना प्रस्तावित किया गया है, $385 प्रस्तावित किया गया है। ठीक है। तो अब विच हो चुकी, मैंने बताया लिविंग पर्सन के लिए आता है, पर्सन के लिए आता है, वो भी लिविंग हो। ठीक है। तो यहाँ पे हु नहीं होना है, विच होना है। विच किसके लिए आया है, इसके लिए आया है। ठीक है। उसी के बारे में आगे कहा गया है, इसलिए यहाँ पे आप विच करोगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये हुआ ऑन दिसंबर 2 दिसंबर 1927 को द मॉडल ऑफ फोर्ट, मतलब एक द मॉडल ऑफ फोर्ट का एक मॉडल क्या हुआ, विच कॉस्ट, विच उसको क्या किया गया, वाज इंट्रोड्यूस मतलब प्रस्तावित किया गया, जिसका कास्ट कितना है, $385 है। ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। गांधी जी लिव्ड अ नोबल लाइफ of fasting and poverty in order to work for peaceful and independence। ठीक है, नो एरर। इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, थोड़ा समय आपके लिए, फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके प्रॉब्लम है, यहाँ पे पीसफुल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपका होना चाहिए पीस होना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों? पहली चीज़ समझिए, इसको दो तरीके से आप करो। पहली चीज़, यहाँ पे जो फॉर है, फॉर एज ए प्रीपोजिशन यूज होता है। ठीक है। प्रीपोजिशन अपने बात क्या लेता है, नाउन लेता है, और चूंकि सेंटेंस में जो पीसफुल है वो एज ए ऑब्जेक्टिव यूज हुआ है, एज ए विशेषण यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे पीसफुल नहीं होगा। चूंकि पीस एक नाउन है, पीस एक नाउन है, और चूंकि इससे पहले क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है, इसलिए यहाँ पीसफुल की जगह पे पीस होगा। ठीक है। जैसे ब्यूटी क्या होता है, नाउन होता है, ब्यूटीफुल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। उसी तरीके से पीस क्या होता है, नाउन है, और पीसफुल क्या होता है, एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे आप पीस दोगे। उसका रीज़न, एक रीज़न से और समझिए, यहाँ पे एंड जो है एज ए कंजक्शन यूज हुआ है। यदि इंडिपेंडेंस जो है नाउन है, तो एंड से जुड़ा हुआ जो एंड से जो पहले जुड़ेगा वो भी तो एक नाउन होगा, क्योंकि दोनों पेयर क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है। एंड से पहले दोनों पेयर समान होंगे, नाउन नाउन। ठीक है। और फार के बाद नाउन आना चाहिए। ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे पीसफुल की जगह पे पीस होगा। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, गांधी जी लिव्ड अ नोबल लाइफ। ठीक है। फॉर फास्टिंग एंड पॉवर्टी, लिव्ड ए नोबल लाइफ फॉर फास्टिंग एंड पॉवर्टी इन ऑर्डर टू वर्क फॉर पीसफुल एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है। गांधी जी जीते थे क्या, उच्च जीवन, अच्छा जीवन जीते थे। किसका, ऑफ फास्टिंग, किसका, उपवास का और गरीबी का। किस क्रम में, पीसफुल मतलब शांति और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए, स्वतंत्रता और शांति के काम के लिए गांधी जी क्या करते थे, एक उच्च जीवन जीते थे। किसका, फास्टिंग और पॉवर्टी का, उपवास और गरीबी का। ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। आइए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका है, बोथ द स्ट्रक्चर और द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लेमिली आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं, थोड़ा समय आपके लिए, इसको सॉल्व करें। ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में
जो एरर है वो इसके पार्ट ए में एरर है। पार्ट ए में आपको और की जगह पे यहाँ पे आपको एंड करना पड़ेगा, AND। यदि आप एंड कर दोगे तो ये सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है, जैसा मैंने बताया कि आप इसको याद कर लो, हमेशा दिमाग में लॉक कर लो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे बोथ के साथ आपका एंड आएगा, जैसे आपका नीदर के साथ आपका नॉर आएगा, ठीक है। ईदर के साथ आपका और आएगा, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आएगा, ठीक है। और इसके दोनों पेयर जो होंगे क्या होंगे, वो समान होंगे। जैसे यदि नाउन है तो अगला भी नाउन होगा, यदि प्रोनाउन है तो प्रोनाउन होगा, यदि वर्ब है तो वर्ब होगा, मतलब फॉर्म जो है सेम होगा। अब जरा समझिए, बॉथ से पहले क्या आया है, द स्ट्रक्चर एज ए नाउन आया है, बॉथ आगे नाउन आया है। और आपको पता है बॉथ के साथ और नहीं आता है, बॉथ के साथ क्या आता है, एंड आता है, ठीक है। तो एंड दे दिए, एंड देने के बाद भी क्या करोगे, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लेमिली, ठीक है। ये क्या आ गया, आगे नाउन फ्रेज आ गया। नाउन फ्रेज आया कि नहीं, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लेमिली, ठीक है, नाउन फ्रेज आ गया। मतलब बॉथ के साथ नाउन और एंड के साथ नाउन, सेंटेंस क्या हो गया, राइट हो गया। तो यहाँ पे याद क्या करना है, बॉथ के साथ एंड आता है। एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन करेगा, बॉथ के साथ और दे के कर देगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे नीदर के साथ नॉर है तो नीदर के साथ और दे देगा, ईदर के साथ नॉर दे देगा, ठीक है। इस तरीके से एग्जामिनर आपको क्या करेगा, एग्जामिनर आपको भ्रमित करने का प्रयास करेगा, लेकिन आप इस पेयर को याद रखिए और एग्जाम में अप्लाई करिए, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, राकेश डज नॉट नो टू स्विम सो ही इज अफ्रेड ऑफ वाटर, नो एरर। इसमें फाइंड आउट करने का प्रयास करें किस पार्ट में एरर है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं। इसके पार्ट ए में एरर है, पार्ट ए में एरर है। अब सही क्या होगा, यहाँ नो के बाद आप क्या कर दो, हाउ कर दो, ठीक है। अब क्यों करोगे ऐसा, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। जब भी आपका सेंटेंस में नो का यूज़ हो, किसका, नो का यूज़ हो, और उसके बाद किसका यूज़ हो, इन्फिनिटिव का। इन्फिनिटिव किसको बोलते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस V1, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। मतलब नो का यूज़ हो और उसके बाद क्या हो, इन्फिनिटिव का यूज़ हो। ऐसा क्यों होता है, ये मैनर बताने के लिए होता है, तरीका बताने के लिए होता है। जब सेंटेंस तरीका बताने का सेंस दे और सेंटेंस में आपको नो और इन्फिनिटिव का मतलब टू प्लस V1 का प्रयोग हो, तो इन दोनों के बीच में आपको हाउ का यूज़ करना होगा, ठीक है। ये भी एग्जामिनर का एकदम फेवरेट है। इस क्वेश्चन को लिखिए और इसके कॉन्सेप्ट को राइट डाउन करिए, नोट करिए और समय समय पर रिवीजन करते रहिए। हमेशा नोट्स एक सीक्वेंस में बनाइए और उसे रिवीजन करते चलिए। आने वाले 2-3 महीनों में सारे रूल्स जो एग्जामिनर के फेवरेट हैं, जो अक्सर रिपीट होते हैं, आपके नोटबुक में होंगे। और लास्ट के समय जब आपका एग्जामिनेशन आएगा, एग्जाम जाओगे देने आप, तो उसको एक बार आप क्या करोगे, क्विक रिवीजन करके जाना, ठीक है। बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो इसको आप समझ गए होंगे, नो आया है, नो आया है, उसके बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ है और ये सेंटेंस का सेंस जो है मैनर बताने के यूज़ में मैनर बताने के लिए हुआ है। इसका जो मीनिंग है वो मैनर बताने के सेंस में जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हाउ का यूज़ करोगे। आइए समझते हैं इसके मीनिंग को। राकेश डज नॉट नो, राकेश नहीं जानता है क्या, हाउ टू स्विम, कैसे तैरा जाता है, सो अतः ही इज़ अफ्रेड ऑफ वाटर, इसलिए वह क्या है, पानी से डरा हुआ है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यू सी टू बी एनफ रिच टू बाई एनीथिंग यू लाइक, नो एरर, ठीक है। इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। आइए डिस्कस करते हैं। इसके जो पार्ट में एरर है, इसके पार्ट बी में एरर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पार्ट बी में हो जाएगा आपका रिच
रिच एनफ, रिच एनफ। क्यों ऐसा हो जाएगा, इस कॉन्सेप्ट को भी नोट करिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो सब हैं, सबको आप नोट करें, इसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, जब एनफ का प्रयोग किस में हो, एडवर्ब के रूप में हो, एडवर्ब के रूप में हो, किसका प्रयोग, एनफ का प्रयोग हो एडवर्ब के रूप में, तो उसका जो यूज़ होता है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद होता है। चूँकि आपको पता होगा एडवर्ब ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो क्या करता है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है और खुद एडवर्ब, एडवर्ब तो है ही वो, और एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। इसलिए उसका प्रयोग जो होता है, एनफ एक ऐसा एडवर्ब है जिसका प्रयोग रिच एज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद या एडवर्ब के बाद होता है। जैसे यहाँ पे यू सी टू बी रिच, अब आप क्या प्रतीत होते हो, धनी प्रतीत होते हो, तो ये रिच है कि नहीं, इस यू को, यू नाम के प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसका मतलब रिच क्या हो गया, रिच एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, एनफ नाम का एडवर्ब आएगा। ठीक है, इसलिए इसका जो सीक्वेंस हो जाएगा वो रिच एनफ हो जाएगा। तो आपको याद क्या करना है, आपको याद ये करना है कि जब एनफ सेंटेंस में हो तो उसका जो पोजीशन होता है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल समझने का प्रयास करें। यहाँ पे ही इज़ काइंड एनफ टू हेल्प अस, ही रन्स फास्ट एनफ टू विन द रेस। आपके सामने ये दो सेंटेंस हैं, सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। अब यहाँ पे, अब चूंकि मैंने बताया ही इज़ काइंड, वह क्या है, दयालु है। अब ये दयालु क्या हो गया, यहाँ पे दयालु एडजेक्टिव हुआ कि नहीं, क्यों हुआ एडजेक्टिव, आपको पता होता है, पता होना चाहिए। एडजेक्टिव जो होता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है, तो ही के बारे में बताया उसने कि वह क्या है, दयालु है, तो ये दयालु क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब कैसा, इनफ मतलब काइंड इनफ, वह क्या है, पर्याप्त दयालु है। इस दयालु के बारे में बता दिया क्या, पर्याप्त दयालु है। तो दयालु है कैसा, पर्याप्त दयालु है। तो जो एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताए उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। तो ये क्या आएगा, काइंड एनफ आएगा, न कि एनफ काइंड नहीं आएगा, काइंड एनफ आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। ही इज काइंड एनफ, वह क्या है, पर्याप्त दयालु है, टू हेल्प अस, उसकी मदद करने के लिए। ठीक है, चलिए, ही रन्स फास्ट एनफ टू विन द रेस। अब यहाँ पे समझो आप, ही रन्स, आपको पता होगा ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। ही रन्स एज ए वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है, वर्ब हुआ है, और फास्ट, वह दौड़ता है, वह दौड़ता है। अब कैसा दौड़ता है, तेज़ दौड़ता है। इस दौड़ने के बारे में बताया है, तेज़ दौड़ता है, तो ये वर्ब के को जो मॉडिफाई करे वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, वह तेज़ दौड़ता है, और दौड़ता तो है, वह तेज़ दौड़ता है, पर्याप्त तेज़ दौड़ता है। अब इस तेज को, फास्ट मतलब तेज, एनफ मतलब पर्याप्त, पर्याप्त तेज। अब एडवर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब ही तो करता है। अभी उस सेंटेंस में मैं यही बताने का प्रयास कर रहा था, एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, तो जो सीक्वेंस है वो क्या आएगा, एडजेक्टिव एडवर्ब या एडवर्ब एडवर्ब, मतलब एनफ का पोजीशन जो होगा एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, 7th क्वेश्चन, इफ ही विल डिस्चार्ज हिज ड्यूटी सिंसियरली ही विल नॉट कम टू एनी हार्म। ठीक है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, फिर हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपके सेंटेंस में पहली चीज़
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनर का एकदम फेवरेट है, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। इसको आप लोग एकदम याद कर लो, इसको मैं एकदम आपको आज याद करा दूंगा क्लास में ही, इसको आप देखते पहचान जाओगे। पहले जब भी एग्जामिनेशन में आपको आए, एक ट्रिक समझिए, जब भी एग्ज़ाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहले क्या देखना, पहले ये देखना कि यहाँ पे देखिए दो फ्यूचर का व्हील यूज़ हुआ है, एक तो व्हील यहाँ पे है और एक व्हील यहाँ पे है। क्लियर हुआ? एक व्हील यहाँ पे है और एक व्हील यहाँ पे है। ठीक, तो यहाँ पे जो एक व्हील में एरर है, यहाँ पे जो भी एरर है कहाँ पे, व्हील में ही एरर है। ठीक है, तो कहाँ पे गलती है, किस एरर में, किस व्हील को हटाना है आपको जो हटाना है, आपको पार्ट ए के व्हील को हटाना है। ठीक है, हटा के क्या कर देना है आपको, यहाँ पे चूँकि सब्जेक्ट ही है और सिंपल प्रेजेंट देना है, यहाँ पे डिसचार्जेस कर देना है, GES, यहाँ पे आपको डिसचार्जेस कर देना है, व्हील को हटा के क्या कर देना है, डिसचार्जेस कर देना है। ठीक है, अब रूल क्या, अब रूल ये क्या कहता है, अब ये रूल क्या कहा, अब इस रूल का मतलब क्या हो गया। अब इस रूल को समझने का प्रयास करें कि यदि फ्यूचर में दो घटनाएं हों, यदि फ्यूचर में दो घटनाएं हों तो जो कंडीशनल सेंटेंस होता है, कंडीशनल सेंटेंस को पहचानें कैसे, जैसे जो सेंटेंस आपका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ वर्ड, इसको नोट कर लीजिए आप। If, unless, until, as long as soon as, after, before, when, एक्सेट्रा, ये आपका ऐसे वर्ड हैं, ये आपके कंडीशनल वर्ड हैं। एग्जामिनर में अक्सर, एग्ज़ाम में अक्सर आपके या तो इफ से पूछ देगा या अनलेस अनटिल लगा के पूछ देगा। ठीक है, एग्ज़ाम में मोस्टली इन्हीं वर्डों से स्टार्ट होता है जो कंडीशनल क्लॉज होता है। ठीक है, तो कंडीशनल क्लॉज में क्या आपको यूज़ करना है, कंडीशनल क्लॉज में आपको सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करना है, और जो प्रिंसिपल क्लॉज है मतलब दूसरे सेंटेंस में, उसमें क्या यूज़ करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ करना है। ठीक है, सॉरी आज बहुत गर्मी है, लेकिन आप लोग के सामने मैं, चूँकि ये मैंने एक वीडियो उठाया है कि आप लोग का कॉमन एरर्स मैं तैयार कराऊंगा, तो मैं रोज़ आप लोग को वीडियो दूंगा, लगे रहिए, बने रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मुझे रेगुलर कार्य करना है और आप लोग बस ईमानदारी पूर्वक कार्य करिए, जैसे मैं ईमानदारी पूर्वक कार्य कर रहा हूँ उस तरीके से आप लोग ईमानदारी पूर्वक कार्य करिए और निस्संदेह सफलता आपके कदमों में होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे रूल क्या कह रहा है, रूल क्या कहा कि यदि कोई दो क्लॉज हो सेंटेंस में, अब यहाँ समझिए, एक दो सेंटेंस समझिए, सेंटेंस दो है, एक सेंटेंस यहाँ हो गया है, कॉमा लगा हुआ है, एक सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक हुआ। ठीक है, तो अब जो कंडीशनल क्लॉज होगा जिसमें कंडीशनल वर्ड्स होंगे, जैसे इफ से शुरू हो सकता है, अनलेस से शुरू हो सकता है, अनटिल हो सकता है, सून एस हो सकता है, एज लॉन्ग एज हो सकता है, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि वो स्टार्ट में ही हो, वो इधर भी हो सकता है, वो सेंटेंस इधर भी, जैसे इस सेंटेंस को एक तरीके से और लिख सकते थे, कैसे, ही विल, इसको पहले करते थे आप, ही विल नॉट कम टू एनी हार्म इफ़ ही विल डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज़ सिंसियरली, ऐसे भी लिख सकते थे। तो इसको आप भूल जाइए कि आगे ही मिलेगा, आपको इधर भी मिल जाएगा, बस याद रखिएगा इन सब वर्डों से जो कंडीशनल वर्ड से स्टार्ट हो, उस पार्ट में क्या करना है आपको, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करना है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करना है। अब चूंकि यहाँ पे इफ शुरू हुआ है, इफ से शुरू हुआ है, तो ये पक्का है, कंडीशन बता रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ही चूंकि सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग सिंपल प्रेजेंट में ही चूंकि सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी क्या हो जाएगा आपका, वर्ब में एस या यस ऐड हो जाएगा। ठीक है, ही के साथ आपका डिस्चार्जेस हो जाएगा। तो ये सेंटेंस आपका यहाँ पे राइट हो गया और यहाँ पे विल तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब इसके ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम होती है। अब इसके ट्रांसलेशन लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में निकालते हैं, लेकिन रूल ये नहीं कहता, रूल ये कहता है जब फ्यूचर में दो घटनाओं का जिक्र हो, मतलब उसका सेंस जो निकलेगा वो फ्यूचर में ही निकलेगा, प्रेजेंट में नहीं निकलेगा। अब इसका मतलब निकालेंगे लोग क्या, ही डिस्चार्जेज, वह डिस्चार्ज होता है,
वह डिस्चार्ज होता है? नहीं, वह डिस्चार्ज नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है ही डिस्चार्जेस हिज ड्यूटी सिंसियरली, वह अपने ड्यूटी को ईमानदारी पूर्वक करता है नहीं होगा, करेगा। यदि वह अपने ड्यूटी को ईमानदारी पूर्वक करेगा, ईमानदारी पूर्वक संपन्न करेगा, ठीक है, करता है नहीं, ईमानदारी पूर्वक करेगा, ही विल नॉट कम टू एनी हार्म, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया, इसका मतलब हुआ यदि वह अपने ड्यूटी को ईमानदारी पूर्वक करेगा तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। दोनों पार्ट का जो ट्रांसलेशन होगा वो फ्यूचर में होगा, प्रेजेंट में नहीं होगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए, बताइए कि इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 7 में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 6 में प्रॉब्लम है, सर इसको डिस्कस करिए। जब काफ़ी कमेंट आ जाएंगे और लगेगा एक क्लास मेरी हो गई है आपके डाउट को दूर करने के लिए, निसंदेह एक डाउट क्लास रहेगा और उसमें सारे आपके डाउट को मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, अब इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। अब नेक्स्ट डे कल, यानी कल फिर स्पॉटिंग एरर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चंस को, एग्जाम में आए क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए थैंक्स।